नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आयकर के अंतर्गत पढ़ेंगे निवास स्थिति एवं कर भार कि करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उस पर कर भार किस प्रकार से आएगा उसकी निवास स्थिति के अनुसार। निवास स्थिति में करदाता या तो निवासी हो सकता है या फिर करदाता अनिवासी हो सकता है। निवासी का मतलब भारत में रहने वाला माना जाएगा वो करदाता, और अनिवासी भारत में नहीं रहने वाला नहीं निवास करने वाला माना जाएगा। निवासी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि करदाता भारत का नागरिक हो। अगर करदाता भारत का नागरिक नहीं है और फिर भी कुछ शर्तें पूरी करता है तो वो करदाता भारत में निवासी माना जाएगा। अब व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए निवासी की दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। निवासी में वो साधारण निवासी हो सकता है और असाधारण निवासी भी हो सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो हम आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यष्टि करदाता। व्यष्टि का मतलब प्राकृतिक प्राणी, इंसान, इंडिविजुअल से है। तो व्यष्टि करदाता के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे उसकी निवास स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, व्यष्टि करदाता क्या है। यहाँ पे दो प्रकार की शर्तें हैं। पहली है आधारभूत शर्तें। आधारभूत शर्तों में ये कहा गया है कि गत वर्ष में करदाता आधारभूत शर्तों की पहली शर्त ये है कि गत वर्ष में करदाता 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो। कर का निर्धारण गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो वर्ष चल रहा है, कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 1920। ये है हमारा कर निर्धारण वर्ष। और इस वर्ष में कौन से वर्ष की आय पर कर लगेगा? 2018-19। ये हमारा गत वर्ष। तो इस साल 2018-19 में करदाता, व्यष्टि करदाता 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो। ये पहली आधारभूत शर्त है निवास स्थिति के लिए। दूसरी है गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहा। गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष 2018-19 है, उससे तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वो करदाता अगर भारत में 365 दिन या उससे अधिक रहा हो तथा गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा। ये दो आधारभूत शर्तें हैं। इसमें एक चीज समझ लेनी है कि गत वर्ष में करदाता 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा। तो 182 दिन भारत में जरूरी नहीं है कि वो 182 दिन तक लगातार भारत में रहा। हो सकता है वो विदेश गया फिर वापस आया, ऐसा भी कर सकता है। तो अगर उसका आना जाना है पिछले साल तो भी टोटल कुल मिलाकर 182 दिन माने जाएंगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ जान लेने
योग्य है कि ये भी जरूरी नहीं है कि 182 दिन वो किसी एक ही शहर में एक ही स्थान पर रहे, वो अलग अलग स्थानों पर भारत में कहीं भी रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर गत वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक वो भारत में रहा। इसी तरीके से दूसरी शर्त भी हमने देखी। तो ये दो आधारभूत शर्तें हैं। इसके अलावा दो अतिरिक्त शर्तें हैं निवास स्थिति के लिए। उनमें पहली है गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी रहा हो। दूसरी, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ये दो अतिरिक्त शर्तें हैं। गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी रहा हो। निवासी की स्थिति क्या होती है, कैसे निवासी होता है एक करदाता, वो हम जानेंगे। तो बाद में हमको समझ में आ जाए कि निवासी यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है। और दूसरी शर्त है कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो ये करदाता की निवास स्थिति जानने के लिए 2 आधारभूत शर्तें हैं और 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। तो अब इन कौन कौन सी शर्तों को पूरा करने से करदाता की क्या निवास स्थिति होगी, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, जैसा हमने पहले देखा था, बात की थी कि निवासी, एक करदाता या तो निवासी हो सकता है या फिर अनिवासी हो सकता है। और निवासी की भी हमने बात करी थी कि निवासी में भी 2 श्रेणियां हो सकती हैं। तो साधारण निवासी, असाधारण निवासी, और तीसरा है अनिवासी। अब कौन सी शर्तें पूरी करने पर करदाता कौन सी श्रेणी में आएगा, ये जानना जरूरी है कि भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधारण निवासी है इन शर्तों को पूरा करने पर और वो भारत का नागरिक नहीं भी है, फिर भी वो उसकी कर के लिए, आयकर के लिए साधारण निवासी की स्थिति या असाधारण निवासी की स्थिति हो सकती है। देखिए, साधारण निवासी कौन होगा, जो इन दोनों शर्तों में से, दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे। कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे। और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से दोनों की दोनों शर्तें वो पूरी करें। अगर कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की परिभाषा अलग है आयकर में, तो कोई भी व्यक्ति अगर आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे और अतिरिक्त शर्तें, दोनों शर्तें पूरी करे, तो वो व्यक्ति साधारण निवासी माना जाएगा। असाधारण निवासी के लिए भी कम से कम कोई एक आधारभूत शर्त का पूरा करना आवश्यक है। कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे आधारभूत शर्तों में से। और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं करेगी।
अगर एक शर्त आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है कोई करदाता, वेस्टी करदाता, और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं करे तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा। देखिए आधारभूत शर्तों के लिए दोनों में एक जैसा है। साधारण निवासी कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे, असाधारण निवासी कम से कम कोई एक शर्त पूरी करे। लेकिन साधारण निवासी दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है और असाधारण निवासी अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है या फिर दोनों ही शर्तें पूरी नहीं करता तो वो असाधारण निवासी है। अनिवासी के लिए है कि कोई भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं करे। अगर जो आधारभूत शर्तें हैं उन दोनों में से अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो वो करदाता अनिवासी माना जाएगा और फिर ये अतिरिक्त शर्तें फिर महत्वहीन हो जाती हैं उसके लिए, क्योंकि फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही तो वो अनिवासी की श्रेणी में आ ही गया, तो फिर अतिरिक्त शर्तों से कुछ उसका लेना देना है ही नहीं। ये हमने बात करी वेस्टी करदाता के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदू अविभाजित परिवार की। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए निवास स्थिति कैसे देखी जाएगी, कौन कौन सी शर्तें हैं? हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी दो आधारभूत शर्तें बताई गई हैं। इसमें है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों, मतलब जो उनका बिजनेस है, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए पहली आधारभूत शर्त है कि उनके बिजनेस का, उनके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का नियंत्रण, कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण अगर पूर्ण रूप से भारत में स्थित है या फिर आंशिक रूप से भारत में स्थित है, ये दोनों आधारभूत शर्तें हैं। इसके अलावा अतिरिक्त शर्तें वही हैं जो वेस्टी करदाता के लिए थी कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में, बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी रहा हो। तो जो वेस्टी की आधारभूत शर्तें हैं कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो एक वेस्टी, या फिर गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए, तथा गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ये जो 2 आधारभूत शर्तें हैं, ये दोनों आधारभूत शर्तें पूरी, ये दोनों आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी करी और जो 2 अतिरिक्त शर्तें थी वेस्टी करदाता के लिए, उन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा किया। उनको पूरा करने के बाद जब हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता निवासी की श्रेणी में आता है। देखिए, जो वेस्टी करदाता के लिए
निवासी की स्थिति के लिए जो शर्तें थी वही शर्तें हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा पूरी की जानी चाहिए निवासी होने के लिए। तो अगर हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी हो तथा गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, ये दोनों शर्तें अगर पूरी कर देता है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, तथा ये जो आधारभूत शर्तें हैं, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो या फिर उनके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, इन दोनों में से अगर कोई एक शर्त पूरी हो जाती है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी की श्रेणी में आ जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी 3 श्रेणियां होंगी, निवासी में साधारण निवासी और असाधारण निवासी तथा अनिवासी। तो अगर कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है और हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध या नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में है या फिर आंशिक रूप से भारत में, इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो जाती है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी माना जाएगा। असाधारण निवासी, अगर ये जो आधारभूत शर्तें हैं कि उसके कार्यों का प्रबंध पूर्ण रूप से भारत में हो या फिर आंशिक रूप से भारत में हो, इन दोनों में से अगर एक शर्त पूरी होती है और ये जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों में से कोई एक या कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी की श्रेणी में आएगा। अगला है अनिवासी। अनिवासी में अगर दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो फिर वो हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं फर्म की। फर्म की स्थिति या तो साधारण निवासी होगी या फिर अनिवासी होगी, साधारण निवासी या निवासी। फर्म के लिए कभी भी असाधारण निवासी की स्थिति नहीं पैदा होगी, फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होगी, या तो फर्म निवासी होगी या फिर अनिवासी होगी। तो हम फर्म के लिए देखते हैं। यदि फर्म के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, अगर फर्म के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तो ऐसी फर्म निवासी मानी जाएगी। और यदि फर्म के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत के बाहर स्थित हो तो ऐसी फर्म अनिवासी मानी जाएगी। फर्म के लिए असाधारण निवासी वाली स्थिति कभी भी नहीं होती, फर्म या तो निवासी होगी या फिर अनिवासी। अगर फर्म के कार्य का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में हो तो वो निवासी होगी फर्म, और अगर प्रबंध और नियंत्रण उसके कार्यों का भारत के बाहर हो तो ऐसी फर्म अनिवासी मानी जाएगी। यदि कंपनी का समामेलन इनकॉर्पोरेशन भारत में हुआ हो, अगर कंपनी का समावेलन भारत में हुआ हो तो वो कंपनी निवासी की स्थिति में आएगी। अब कंपनी का समावेलन अगर भारत में हुआ हो तो वो निवासी कहलाएगी, चाहे इसका प्रबंध नियंत्रण चाहे भारत में स्थित हो चाहे भारत के बाहर स्थित हो, ये चीज़ अब महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कंपनी भारतीय कंपनी है तो चाहे भारत में उसका प्रबंध और नियंत्रण हो रहा हो चाहे विदेश में हो रहा हो, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। भारतीय कंपनी है, भारत में समावेलन हुआ है तो वो कंपनी
करदाता निवासी ही होगा आयकर की दृष्टि से। अब अगर यदि कंपनी का समावेलन भारत के बाहर हुआ हो, अगर कंपनी का समावेलन भारत के बाहर हुआ हो तब क्या स्थिति होगी? अगर उसका प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित हो। प्रभावी प्रबंध का मतलब कि सारे बिजनेस के जो डिसीजंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, वो सारे इंडिया से ही लिए जा रहे हैं, भारत से ही संचालित हो रही है वो कंपनी। तो अगर इसका प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है, चाहे कंपनी विदेशी कंपनी हो, चाहे भारत के बाहर ही उसका समावेलन क्यों नहीं हुआ हो, अगर प्रभावी प्रबंध उसका भारत में स्थित है तो वो निवासी मानी जाएगी। और अगर उसका प्रभावी प्रबंध पूर्ण या आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित है तो ऐसी कंपनी अनिवासी मानी जाएगी। तो निवास स्थिति के अंदर हमने देखा कि 4 प्रकार के करदाता थे: व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म और कंपनी। उनकी निवास स्थिति के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं और कौन कौन सी शर्तें पूरी करने पर उनकी स्थिति क्या रहती है, वो हमने अभी पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कर का भार इनकी निवास स्थिति के आधार पर उन पर कर का भार किस प्रकार से आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।